आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है? सब लोग ध्यान से बैठ जाइए, मेरी ओर देखिए। दिमाग में ज़्यादा विचार नहीं चलने चाहिए, सिर्फ मेरी बात सुनिए और मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। हम लोगों ने स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज कर दी है और अब हमारी स्ट्रेटजी ये है। ऑडिबल हो रहा है? हाँ, ठीक है। ध्यान से एकदम वन पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड रखिए, ठीक है ना। एक जगह ध्यान रखिए और सब मेरी एक एक बात सुनिए। इन्हीं सब बातों का इस्तेमाल मैं क्वेश्चन लगाने में करूँगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया है कि स्टडी थोड़ी सी चेंज कर दी है। स्टडी ये थी कि रीड बॉडी डायनेमिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है ना, और साथ में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरा, और सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिजन का एटलीस्ट मेडिकल लेवल तक हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग ने ये स्ट्रेटजी की है, क्योंकि बहुत से स्कूलों में जो है हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है ना, नवंबर लास्ट में या दिसंबर के बिगिनिंग में। तो हमारा एम ये है कि एटलीस्ट बेसिक लेवल पे जितने भी चैप्टर्स हैं जो हमारे बचे हैं, जैसे पहले हमारा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर हमारा काइनेमेटिक्स है, तीसरा चैप्टर हमारा वर्क पावर एनर्जी है, चौथा चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो थॉरली हो ही चुका है और रोटेशन मैकेनिक्स भी थॉरली हो चुका है, और छठा चैप्टर हमारा जो है ग्रेविटेशन। एटलीस्ट जो हमारे बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको हम बोर्ड लेवल बेसिक लेवल पे, सर्कुलर मोशन भी, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन भी, तो इनको बोर्ड लेवल बेसिक लेवल पे बढ़िया से थॉरली हम लोग डिस्कस कर लें। बात समझ में आई? और उसके बाद इनके सवाल हम इकट्ठे लगाएंगे जिससे बोर्ड का पूरा हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस एक बार हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। क्या है? वर्क पावर एनर्जी। नोट्स बनाते चलिए आप लोग। वर्क पावर एंड एनर्जी, इस चैप्टर को हम बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है ना। इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। ये चैप्टर आप क्लास 8th 9th 10th से भी कई बार छोटे छोटे रूपों में पढ़ते रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब आपको जो फर्स्ट ईयर में मिलेगा वो इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूप मिलेगा, ठीक है ना, एक्सटेंडेड रूप मिलेगा। सब लोग ध्यान से देखिए। और इसमें क्या कहते हैं, इसकी थ्योरी कोई खास टिपिकल नहीं होगी और चैप्टर्स के रिलेशन में, और ना ही थ्योरी में बहुत ज़्यादा बातें हैं, लेकिन इतना है कि इसके क्या कहते हैं, इधर देखिए, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं खासतौर से जेई लेवल पे वो बहुत टफ होते हैं, ठीक है ना। बाकी थ्योरी तो इसकी बहुत मेरे ख्याल से सिंपलेस्ट थ्योरी है पूरे फर्स्ट ईयर में, और पहले इसके बारे में पहले से आप लोग को जानते भी हैं, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इतने सिंपल नहीं होंगे खासतौर से जेई लेवल पे, ठीक है ना। तो ठीक है, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बता दूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पढ़ना है कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ वर्क। लिखते चलिए, कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ वर्क। कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ वर्क। वर्क 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है ना। वर्क से हम क्या समझते हैं, वर्क क्या होता है ये हम समझेंगे, और साथ में उसका नेचर क्या होता है। नेचर से मतलब ये है कि पॉजिटिव भी होता है वर्क, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट तरीके से होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है उसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। कंटेंट मैं फ्लैश कर रहा हूँ बोर्ड पर, कंटेंट को नोट कर दीजिए, और फिर एक एक दो कंटेंट लेकर हम खूब बढ़िया से उसको एलोबरेट करते हुए डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ वर्क। उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है, नोट्स बनाइए, इसका नोट्स बनाइए, ये आपके स्कूल्स में आएगा, हाफ ईयरली में ये सब आएगा, ठीक है ना। इधर देखिए, नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि एनर्जी एंड टाइप्स। नहीं, रुक जाइए, सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ वर्क। उसके बाद आपको पढ़ना है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ये क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं और इसको हम कैसे निकालते हैं, ये सारी बात आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है, नेक्स्ट ये आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। एक मिनट रुकिए, एक वो फ़ोन आया था, ठीक है, उसको मैनेज हो जाएगा, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। देखिए ध्यान से देखिए, अगली बात है कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये आपको पढ़ना है। बात समझ में आ गई। सबसे पहले आपको पढ़ना है
कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ वर्क, वर्क से हम क्या समझते हैं, वर्क डन से हम क्या समझते हैं, हालांकि क्लास 8, 9, 10 में भी आपको समझाया गया होगा इसके बारे में। फिर वर्क डन कितने तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगली बात आपको पढ़ना है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसकी परिभाषा क्या है, इससे हम क्या समझते हैं, इसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये सारी बात आपको पढ़ना है, ठीक। और इससे हमारी स्केलर क्वांटिटी आती है या फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी आती है, ये हमको पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ना है पहले मैं ये आज आपको बता दे रहा हूँ, और इस शॉर्ट पीरियड में अगर हमको टाइम मिलेगा तो 1-2 पॉइंट्स को बढ़िया से आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, और लिखवा भी दूंगा, नोट्स बनाते हुए चलिए। अब नोट्स बनाते हुए आप चलिए। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, जो पढ़ना है वो है पावर, पावर एंड हॉर्स पावर। पता नहीं ये नहीं सही चल रहा है, पावर एंड हॉर्स पावर। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पावर एंड हॉर्स पावर। पावर से आप क्या समझते हैं और हॉर्स पावर का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक। इसकी थ्योरी काफ़ी आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस आपको बोर्ड लेवल पे तो आसानी मिल जाएंगे, लेकिन बाद में आपको आपके स्कूल लेवल पे तो आसानी मिलेंगे, लेकिन कंपटीशन में बहुत टफ क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए पावर एंड हॉर्स पावर आपको पढ़ना है, ठीक है ना, पावर एंड हॉर्स पावर। इसके बाद आपको पढ़ना है एनर्जी, एनर्जी एंड टाइप्स, एनर्जी एंड टाइप्स। एनर्जी कितने तरह की होती है, एनर्जी कई तरह की है, एनर्जी कई तरीके की है, टाइडल एनर्जी, वेव्स एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, और सबसे इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल एनर्जी। आपको मैकेनिकल एनर्जी ही पढ़ना है, जिसमें मुख्यतः क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। उसके बाद एनर्जी बहुत तरह की होती है, एटॉमिक एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जीज हैं, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना है एनर्जी और उनके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है ना। और साथ में इसी में आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से आप पढ़ेंगे एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हालांकि पहले से इसके बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा और इसके ऊपर हम हल्का फुल्का प्रकाश डाल देंगे, ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको पढ़ना है वो आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्या पढ़ना है, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। बैठिए, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस आपको पढ़ना है। कौन था, अच्छा केमिस्ट्री वाले सर थे। तो चलिए अब आपको पढ़ना है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। बात समझ में आई, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको पढ़नी है, देखिए पहले कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ वर्क, फिर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये पढ़ना है। अरे अभी टाइम है ना 15 मिनट, कैसा टाइम हो गया, अरे भी 15 मिनट टाइम है, 5 कहाँ बजा, 4:45 बज रहा, बंद करिए उसको। आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है पावर एंड हॉर्स पावर, पावर एंड हॉर्स पावर। फिर आपको पढ़ना है एनर्जी एंड टाइप्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एंड टाइप्स पढ़ना है। और साथ में आपको क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और फिर आपको पढ़ना है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। फिर क्या पढ़ना है, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। देखिए इधर देखिए, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, फिर आपको पढ़ना है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना, और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ना है। अरे देखिए एनर्जी एंड टाइप्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E बराबर mc स्क्वायर, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसके बाद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स से हम क्या समझते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से क्या समझते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं,
इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना। और साथ में जो है उसको क्या कहते हैं, क्या नाम है, कितने टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई। फिर आपको नेक्स्ट पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर क्या पढ़ना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट आपको पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम। बात समझ में आ गई। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पढ़ना है एंड इट्स प्रूफ, और उसका प्रूफ भी। वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इट्स प्रूफ, ये भी आपको पढ़ना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है और उसका प्रूफ क्या होता है, ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है ना। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इट्स प्रूफ, ठीक है ना। आज केवल आपको मैं ये बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। आज केवल आपको मैं ये बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इट्स प्रूफ, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है ये बताएंगे, और साथ में इसका प्रूफ क्या होता है यह भी आपको बताएंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद आप देखिए, नेक्स्ट चीज़ जो आपको पढ़नी है वो ये पढ़नी है, गौर से देखिए। नेक्स्ट चीज़ आपको जो पढ़नी है इसके बाद, वो आपको आपके एनसीईआरटी में कोलिजन बीसी में दिया है, ठीक है ना। कोलिजन बीसी में दिया, तो कोलिजन मैंने आपको पहले बता दिया था। कोलिजन आपको मैंने पहले अलग से बता दिया था, कोलिजन एंड इट्स टाइप्स। तो कोलिजन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। ये सारे डिस्कशंस हमारे आपके हो चुके हैं, तो कोलिजन हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे। बात समझ में आई। तो सिर्फ आपको हम क्या पढ़ाएंगे, वर्क, पावर और एनर्जी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि केवल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। 8 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिनमें से एक या दो पॉइंट मैं आज डिस्कस कर ले जाऊँगा, अभी डिस्कस कर ले जाऊँगा इसी पीरियड में। बात समझ में आ रही है। और अगर कल 4 से 6 हम लोग करते हैं तो 1 घंटे में ये हो जाएगा, और 1 घंटे में काइनेमेटिक्स का भी ठीक ठाक पोर्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बात समझ में आई। तो ठीक है, हम लोग 2 बात छोटी डिस्कस कर लेते हैं, खूब मज़े से देखिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि वर्क क्या होता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि वर्क क्या होता है। वर्क आपने क्लास 9 10 में पढ़ा होगा। इसका डस्टर कहाँ गया। वर्क क्लास 9 10 में आपने पढ़ा होगा। बताइए वर्क होता क्या है, बताइए बताइए। मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ वर्क, पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि वर्क होता क्या है। वर्क से आप क्या समझते हैं, वर्क डन से आप क्या समझते हैं। क्लास 9 10 में बताते हैं इसके बारे में। बताइए भाई, वर्क डन से क्या समझते हैं, वर्क डन से क्या समझते हैं, बताइए। 9 10 में इसके बारे में डिस्कस होता है, बताइए भाई। अरे ये तो सिंपल चीज़ है यार, कि वर्क इज सेड टू बी डन। लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए। अब इस सब में भी दिक्कत होगी तो फिर हम नहीं जानते हैं, इतनी बात तो एकदम जवान पे होनी चाहिए। वर्क इज सेड टू बी डन, सेड टू बी डन, टू बी डन when some external force, when some external force, some external force, when some external force produces some displacement. Work is said to be done when some external force produces some displacement. ठीक है ना, some displacement, ठीक है ना। जब कोई बाह्य बल कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ, कार्य हुआ, ठीक है ना। नॉर्मल लाइफ में आप कुछ भी करें, आप हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, रोते हैं, सोते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है ना, इन सबको काम कहते हैं। जैसे इस समय अगर पूछा जाए मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप सब लोग एक सुर में कहेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना एक काम है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप सब लोग बोलेंगे कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना एक काम है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम दोनों लोग काम कर रहे हैं इस समय भी, है ना। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग इस समय कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में किसी वस्तु या निकाय या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तब तक हम कहते हैं कि वर्क नहीं हुआ। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूसेस सम डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु या निकाय पे कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है तो ही हम कहते हैं कि वर्क हुआ, अन्यथा वर्क नहीं हुआ, ठीक है ना। एक आदमी अगर अपने सर पे बोझा लाद के पूरा गोरखपुर घूम आए, या एक प्लेटफॉर्म पे एक कुली पूरा प्लेटफॉर्म घूम आए अपने सर पे लगेज लाद के, तो ऐसे केस में आमतौर पे तो आदमी कहेगा कि उसने काम किया, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में उसने कोई काम नहीं किया। बात समझ में आई।
हाँ इसलिए नहीं किया, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो, सही बोल रहे हैं, इसलिए काम नहीं किया क्योंकि बोझा ऐसे लादा हुआ है तो सर से बोझे का फोर्स नीचे आ रहा है, बोझे का फोर्स नीचे आ रहा है तो सर से वो फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर की ओर। सर से फोर्स कहाँ लगा रहा है, वो ऊपर की ओर, बोझे को अपने सर पे रखने के लिए। तो फोर्स लगा रहा है वो ऐसे, फोर्स लगा रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, फोर्स किधर लगा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बात समझ में आई? फोर्स लगा रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना। सर पे बोझा रखा हुआ है और कोई व्यक्ति घूम रहा है, कितना भी घूमे, ऐसे मान लीजिए कोई कुलिया आपका प्लेटफॉर्म पे सामान उठा के ला के रख देता है तो आप 100-200 रुपये निकाल के उसको दे देते हैं ना, बोलिए। लेकिन क्या कहते हैं, आपकी निगाह में उसने काम किया लेकिन फिजिक्स के सेंस में उसने कोई काम नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स काम तभी मानती है जब एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो बोझा लाते समय वो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर क्यों लगा रहा है, तभी तो बोझा उसके सर पे व्यवस्थित है, स्टेबल है। तो जो ऊपर फोर्स लगा रहा है mg के बराबर, तभी उसके सर पे बोझा है। तो फोर्स ऐसे लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए उस कुली के द्वारा किया हुआ वर्क जीरो होगा। बात समझ में आई? वर्डन की मोटी मोटी बात समझ गए। एक बात आपको और बताऊं, अगर कोई स्ट्रिंग है, गौर से देखिए, अगर कोई स्टोन है और किसी स्ट्रिंग से बंधा है, अगर किसी स्ट्रिंग से कोई स्टोन बंधा है और सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, अगर किसी स्ट्रिंग से कोई स्टोन बंधा है और सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, अगर पूछा जाए कि इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है जो सेंटर की ओर जाता है, भाई यही टेंशन ना सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसके ऊपर कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तभी तो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमेगी तो कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक डिराइव्ड फोर्स है, ये एक नेचुरल फोर्स नहीं है, ये एक डिराइव्ड फोर्स है। और उसी समय मैंने आपको समझाया था, कहीं ये नॉर्मल से मिलता है, कहीं ये फ्रिक्शन से मिलता है, कहीं ये टेंशन से मिलता है, कहीं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से मिलता है। तो इस केस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग से, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग से मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो अगर मान लीजिए ये बॉडी है ये बॉडी है एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है, ठीक है ना, स्ट्रिंग यहाँ पे टाइड है, सेंटर पे टाइड है और सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे मास घूम रहा है स्ट्रिंग से बंधा हुआ। तो सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए इस मास को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ये स्ट्रिंग दे रही है, स्ट्रिंग का टेंशन दे रहा है, ठीक है ना। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग कितना वर्क कर रही है तो कितना बताएंगे भाई, बताइए। अगर पूछ लिया जाए कि टेंशन कितना वर्क कर रही है तो कितना बताएंगे, हाँ देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है टेंजेंशियली, जब ये ऐसे घूम रहा है, जब ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, टेंजेंट के अलोंग, हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलोंग हो रहा है। और ये फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंटर की ओर। तो फोर्स नॉर्मली लग रहा है, टेंशन फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है वो नॉर्मली लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, टेंजेंट के अलोंग। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो टेंशन के द्वारा अगर वर्क पूछा जाए तो क्या कहेंगे, जीरो। बहुत सही बेटा, तो टेंशन के द्वारा वर्क को हम कहेंगे जीरो। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में, अगर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्डन क्या होता है, जीरो होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स अभी आपको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान बताएंगे, फिलहाल इतना ही, ठीक है ना। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क बता दिया, वर्डन से हम क्या समझते हैं, वर्डन से हम क्या समझते हैं बता दिया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको और दे रहे हैं। मान लीजिए दीवार है, ये दीवार है, मान लीजिए ये बोर्ड नहीं है, यहाँ पे दीवार है, या मान लीजिए बोर्ड है और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, दीवार मान लीजिए दीवार है, दीवार पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। तो कितना भी फोर्स लगाएंगे क्या ये फोर्स वर्क करेगा, नहीं, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब से समझना शुरू कर दो हर बातों को, ठीक है ना, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में, 2-3 मिनट और है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि वर्क हुआ। बात समझ में आ रही है, ठीक है, मेरी बात समझे। हालांकि आप देखिए ये मार्कर यहाँ पे मैंने रखा है और मार्कर को थोड़ा सा अभी मैं पुश करता हूँ, मार्कर को थोड़ा भी पुश करता हूँ तो मार्कर मूव कर जाता है, मार्कर मूव कर जाता है। बात समझ में आई। तो मार्कर मूव कर जाता है तो इस छोटे से फोर्स की वजह से वर्क है, चाहे उसकी वैल्यू कमी क्यों ना हो, लेकिन इस दीवार को पुश करने में कोई वर्क नहीं है।
क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट बात देखिए, ये छोटी सी बात हम डिस्कस कर लें और आज का पीरियड हम क्लोज करते हैं, ठीक है ना। और कल 4 से 6 के बीच हम यहाँ से यहाँ तक पूरा खत्म कर देंगे। वर्क पावर एनर्जी थ्योरेटिकल लेवल पे एकदम खत्म हो जाएगी, कल बढ़िया से खत्म हो जाएगी। ये नहीं कि मैंने आधा तिहा बताऊंगा, थोड़ा मोड़ा बताऊंगा, बातों को जल्दी मुझे खत्म करना है 20 घंटे में तो मैं कम बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको एकदम सफिशेंट, इतना बताऊंगा कि आपके सारे सवाल लग जाएंगे, ठीक है ना। बाकी तो क्वेश्चन जब लगाएंगे तब बातें आती हैं ना, कॉन्सेप्ट सब बता दूंगा, क्वेश्चन लगाएंगे तो दिमाग और खुलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है, तो 20 आवर्स हमको बोलने का जब भी टाइम मिलेगा तो आपका एटलीस्ट 50% फर्स्ट ईयर बेसिक लेवल पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम लोग आएंगे पास्ट ईयर से एडवांस पे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, नेक्स्ट आप देखिए, एक बात आपको और छोटी सी मैं बता दूं, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क से हमारा तात्पर्य ये है कि वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, ठीक है ना। वर्क 3 तरह से हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एंगल 90 डिग्री है तो वर्क जीरो होगा। अगर अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एंगल एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल यानी 90 से कम, 0 और 90 के बीच, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और अगर अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल ऑब्ट्यूस है यानी कि 90 से ज़्यादा, ठीक है ना, 90 से ज़्यादा, ठीक है ना, तो ऐसे केस में जो अप्लाइड जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है ना। ये जैसे अभी आपको मैं जब ये बताता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, तो अभी मैं कल बताऊंगा इस बात को, पीरियड खत्म हो रहा है तो कल मैं बताऊंगा कि वर्क डन कितना होता है। फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट वर्क डन होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई? तो अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा एक्यूट होगा। और कॉस थीटा निगेटिव कब होगा? जब एक थीटा ऑब्ट्यूस होगा। और कॉस थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से वर्क डन पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? ये इसका डिटेल डिस्कशन मैं कल करूँगा, ठीक है। कट कर दीजिए।